बिहार का सिल्क सिटी भागलपुर। हमारे साथ डॉक्टर विकास कुमार पांडे हैं, जो जन सुराज के नेता हैं और भागलपुर के संभावित कह सकते हैं, प्रबल दावेदार कह सकते हैं, प्रबल दावेदार हैं और पेशे से चिकित्सक हैं, आँख के अच्छे डॉक्टर हैं। और इनके यहाँ के जो पेशेंट होते हैं वैसे लोग होते हैं जो हैंड टू माउथ होते हैं, गरीब तबके के लोग होते हैं। जन सुराज के बिहार में आने से जो पढ़े लिखे लोग थे, जो इंटेलेक्चुअल लोग थे, उन लोगों को ये लगा कि विकल्प के तौर पे प्रशांत किशोर अगर आए तो निश्चित तौर पे हम भी अगर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं तो व्यवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। मुख्य मुद्दा जो है बिहार में वो पलायन का है, लोन का है, रोजगार का है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा का है। जानेंगे इनसे कि आज भी भागलपुर की सबसे बड़ी और गंभीर समस्या क्या है, जिसका समाधान विगत कई वर्षों में नहीं हो पाया। क्या मानते हैं आप? मेरे जहाँ तक मैं समझता हूँ, भागलपुर की सबसे बड़ी समस्या भोलानाथ पुल और उससे रिलेटेड फ्लाईओवर है। जी। भोलानाथ पुल तो एक समस्या थी ही, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जब फ्लाईओवर बनने की बात हुई और फ्लाईओवर का कार्य प्रारंभ हुआ तो फ्लाईओवर को अर्धनिर्मित अवस्था में छोड़ देने से उन व्यक्तियों का भी जीवन जो है दूभर हो गया है, जो सामान्य तौर पर भोलानाथ पुल के चलते नहीं था। इसलिए मेरा जो सबसे बड़ा कंसर्न है भागलपुर के विषय में, वो भोलानाथ पुल से रिलेटेड फ्लाईओवर है, जिसकी इमीडिएट व्यवस्था होनी चाहिए। और ये मुझे लगता है कि यह कार्य सबसे अगर हमारी व्यवस्था बनती है तो इस कार्य को सबसे पहले निपटाया जाएगा। ये किसकी नाकामी मानते हैं, सांसद या विधायक? जिम्मेदार कौन है इसके? मैं तो यही मानता हूं कि दोनों जिम्मेदार हैं, इसलिए जी, क्योंकि दोनों ही जनप्रतिनिधि हैं। जी। अब सांसद का क्या काम है और विधायक का क्या काम है, ये आम जनता इसका वर्गीकरण नहीं कर सकती। जी। आम जनता आपको जनप्रतिनिधि के रूप में चुनती है और आम जनता चाहती है कि उनकी जो जरूरतें हैं उसके हिसाब से आप कार्य करें। आपके यहाँ भोलानाथ पुल के अलावा और भी समस्या क्या मानते हैं? जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा निश्चित तौर पे पूरे बिहार का ही बीमार है, भागलपुर की क्या स्थिति है? शिक्षा की व्यवस्था तो पूरे बिहार में खराब है, इसमें कोई शक नहीं है कि पूरे बिहार में शिक्षा की व्यवस्था हद से ज़्यादा बुरी है। भागलपुर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ ज़्यादातर लोग अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ का शहरी वातावरण है। बहुत लोग गांव से यहाँ बच्चे को पढ़ाने के उद्देश्य से आए हुए हैं, तो वैसे लोग अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में जरूर पढ़ा रहे हैं। लेकिन भागलपुर के जो निजी यहाँ के जो निवासी हैं, ऐसे बहुत निवासी हैं जो कि गरीबी रेखा से काफी नीचे स्तर से पे जी रहे हैं। उनकी जो आर्थिक स्थिति कहिएगा तो गांव के लोगों से भी ज्यादा बदतर है। ऐसे लोग अपने बच्चे को या तो नहीं पढ़ा रहे हैं या सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए मजबूर हैं। उनको पता है कि हमारे बच्चे को अच्छा एजुकेशन नहीं मिल रहा। आपके जो नेता है प्रशांत किशोर, उनका मुख्य मुद्दा है पलायन रोकना, रोजगार मुहैया कराना, और वो कहते भी हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम प्राथमिकता के साथ इस काम को करेंगे। आपको क्या लगता है इसके लिए एक रोड मैप विजन होना चाहिए? ऐसा कोई विजन आपकी पार्टी के पास है क्या? पार्टी के पास सबसे पहले तो शिक्षा के लिए ये विजन है कि शिक्षा में जो बिहार के जो सरकारी स्कूल हैं, जब तक उसको एक स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंचते हैं, जब तक स्कूल स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंचता है, तब तक आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजिए, उसका खर्च सरकार देगी। ये पहला वादा है कि आप अपने जैसे जनसुराज की व्यवस्था बनती है, आपके बच्चे का जो शिक्षा का स्तर है उसमें उसकी जिम्मेदारी आपकी नहीं होगी, वो सरकार की जिम्मेदारी होगी कि उसको बेहतर एजुकेशन देगी। लेकिन इच्छा आपका होगा कि आप अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाना चाहते हैं। ये तो शिक्षा की बात हुई। पलायन जो सबसे बड़ा मुद्दा है, पलायन के लिए रोजगार जरूरी है। जब तक कि लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तब तक पलायन होते रहेगा। तो रोजगार के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है कि जो हमारा कृषि क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र में लोग, हमारी जो कृषि की जो तकनीक है वो उन्नत तरह से हम लोग खेती कर नहीं पाते। हम लोग खेती में जो पारंपरिक फसल है वही उगाते हैं, या तो उसके लिए संसाधन का अभाव होता है या फिर तकनीक का अभाव है कि हम उस तकनीक को नहीं जानते हैं कि बेहतर हम कैश क्रॉपिंग कैसे कर सकें। इस क्षेत्र में हमारे प्रशांत किशोर जी लोगों को बता चुके हैं कि अगर आप कैश क्रॉपिंग करेंगे तो मनरेगा के तहत हम आपको मुफ्त मजदूर मुहैया करेंगे और सारी तकनीकी चीजें आपको प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप उन्नत कृषि कर सकें। और मुझे लगता है कि अगर बिहार में अच्छी कृषि होने लगेगी तो ज्यादातर लोगों का पलायन इसलिए बंद हो जाएगा कि उनको उनके ग्रामीण क्षेत्र में कृषि से संबंधित रोजगार मिलेगा और लोगों का पलायन रुकेगा।
जी। आपका भागलपुर सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। क्या ये जो सिल्क सिटी है, यहाँ के जो कुटीर उद्योग है, लघु उद्योग जिनको कह सकते हैं, उसके लिए सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था रहती है क्या? यहाँ बिजली का बिल, ऐसे भी उद्योग है जहाँ बिजली का बिल लाखों में है, वो चुका नहीं पाते हैं, तो निश्चित तौर पे उनको बहुत परेशानियों का सामना करना ये आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है। जी। मैं जनसंपर्क के दौरान जी। नाथनगर क्षेत्र में मैंने बहुत सारे बुनकर भाइयों से हमारी बातचीत हुई है। बुनकर भाइयों का कहना है, जितने भी बुनकर, हर एक घर में आपको पावर लूम मिलेगा। ऐसा शायद ही कोई घर वहां बचेगा जहां की पावर लूम नहीं है। पावर लूम से जुड़े हुए जो भी मतलब कि व्यापारी हैं और उसके घर में जो भी मजदूर कार्य करते हैं, उनका ये कहना है कि हमें 2-3 चीज जो हमारे साथ बड़ा मुद्दा है। एक तो ये कि धागा महंगे दाम पर मिलता है, बिजली पर कोई सब्सिडी नहीं दी जाती है, और जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं उसको सस्ते दाम पर खरीदा जाता है। ये 3 उनकी मुख्य समस्या है। तो मेरा ये सलाह है, मैंने ये सलाह दिया कि भाई देखिए, अगर मान लीजिए कि अगर आप लूम चलाते हैं, पावर लूम चलाते हैं, तो आपको हर एक परिवार को या पावर लूम से एक उद्योग जुड़ा हुआ है, तो हम देखेंगे उसमें से कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं। तो उस तरह से लोगों का उससे लाभ मिलने वाले लोगों का आकलन करके उसमें एक पार्टिकुलर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उन्हें मुफ्त मुहैया किया जाए, और जो धागा है वो उनको मतलब कि सस्ते सब्सिडाइज रेट पर मिले। कम से कम अगर ये 2 चीज हम सुनिश्चित करते हैं तो हमारे जो यहाँ के जो बुनकर भाई हैं उनकी मौलिक स्थिति थोड़ा सा ऊपर जरूर उठेगा। और उसके बाद अगर एक बेस यूनिट के बाद जो आपका इलेक्ट्रिक है, उसके लिए आप इलेक्ट्रिक बिल भरिए, ताकि अगर यदि आपकी कमाई जीने से ज्यादा बेहतर होती है, अगर आप व्यापार के क्षेत्र में उसको ले जाते हैं, तो फिर आप सामान्य बिजली बिल पे करिए, लेकिन एक कट ऑफ बिजली बिल उनको जरूर मुफ्त मिलना चाहिए, और इतना धागा उनको सब्सिडाइज रेट में जरूर मिले, ताकि सामान्य रूप से जो बुनकर भाई हैं उनको अपना व्यवसाय करने के लिए सरकार के द्वारा इतना तो जो हमको लगता है कि सहायता जरूर मिलना चाहिए। अगर बात भागलपुर की करें तो भागलपुर ही नहीं, पूरा बिहार सूखे नशे में तब्दील हो चुका है, और जो युवा वर्ग है, जो नौजवान पीढ़ी है, जो आने वाला फ्यूचर है, भविष्य है, वो बर्बाद हो रहा है, और हर घर में यही स्थिति बनी हुई है। और सरकार कहती है कि हमने पूर्ण तौर पे शराबबंदी लागू किया, जो जमीन पे कहीं है भी नहीं। क्या मानते हैं आप, इस पे अंकुश कैसे लगाया जाए? देखिए, शराबबंदी की जहां तक बात है जी, ये सूखा नशा जो आप कह रहे हैं, ये सूखा नशा शराबबंदी का साइड इफेक्ट है जी। अगर मैं मेडिकल लैंग्वेज में कहूं तो ये शराबबंदी का साइड इफेक्ट है जी। मैं जनसंपर्क के दौरान एक लगभग हमको लगता है 18-19 साल का लड़का हमसे मिला जी। उसने पूछा कि भैया तो जन सुराज न छो, अगर यदि तो जितबो तो दारू खुलवा दो। हमको बड़ा अटपटा सा लगा उस लड़के का बात। हम रुक गए, हम उसे पूछने का कोशिश किए कि भाई ये सवाल तुम इतना मतलब कि बेखौफ होकर के कैसे पूछे? कल के हम गांजा पी के आ रहे हैं। उस लड़के ने सीधे तौर पे कहा कि हम गांजा पी के आए हैं, दारू पीने का पैसा है नहीं हमारे पास, क्योंकि दारू जितना में मिलता था उससे ज्यादा महंगा मिल रहा है, और अभी हम गांजा पी रहे हैं। और इस तरह की स्थिति हमारे जैसे हर एक युवा की बनी हुई है। तो ये जो स्थिति बिहार में उत्पन्न हुई है जो शराबबंदी से, नहीं, इस दोनों चीज के पीछे मैं माननीय नीतीश कुमार जी को जिम्मेदार मानता हूँ। इसका श्रेय उनको मिलना चाहिए। इसलिए मिलता है कि नीतीश कुमार जी के रीजन में ही शराब की इतनी दुकानें खुली कि ग्रामीण स्तर पर बच्चे शराब पीने के आदी हो गए। और जब बच्चे शराब पीने के आदी हुए तो राजनीति का दूसरा स्टंट खेलते हुए उन्होंने शराबबंदी किया, जिसका ये परिणाम हुआ कि शराब तो मिल रहा है, जो प्रीमियम जो समृद्ध किस्म के लोग हैं वो घर में बैठ करके एक रुपये की शराब 3 रुपये में खरीद रहे हैं, लेकिन उससे सामान्य वर्ग का लोग जो शराब पीने के लिए अभ्यस्त हो गया था वो गलत दिशा पर निकल चुके हैं। और मुझे लगता है कि अगर नई व्यवस्था लागू होती है बिहार में तो डी एडिक्शन सेंटर को भी हर जगह काफी मजबूती से लगाना होगा, तभी हम आज के युवा वर्ग को सुधार पाएंगे। जब आप जनसंपर्क में जाते हैं, सरकार जिसकी बात करती है आखिरी पंक्ति के लोग, जिनको मुख्यधारा में जोड़ने की बात करती है, दलित महादलित वर्ग के लोग होते हैं, जब आप उनके पास जाते हैं तो किस तरह की समस्या देखते हैं?
देखिए, रोजगार तो एक मुख्य समस्या है ही, जी और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वह शिक्षा के बहुत महत्व को नहीं समझते। तो एक सबसे बड़ी बात होती है कि उनको लगता है कि अगर फलना का बेटा अगर ग्रेजुएशन कर लिया है, मेरा बेटा अगर 8वें पास है, तो दोनों तो मजदूरी कर रहा है दिल्ली में जाके, तो ग्रेजुएशन करके क्या किया। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो अनप्रोडक्टिव एजुकेशन है, कि अगर किसी ने 10th पास किया है और किसी ने ग्रेजुएशन किया है, तो उसके शिक्षा के स्तर में ऐसा एक ग्रेडियंट होना चाहिए जो कि लगे कि ये 10th पास लड़का अगर इतना कमा रहा है तो ग्रेजुएट लड़का इतना कमाए, ताकि उसका एक डिफरेंशिएशन दिखे कि शिक्षा का सही में महत्व है। तो शिक्षा की गुणवत्ता गिरने के चलते लोगों में इस तरह का असंतोष है। जहां की दलित और महादलित वर्गों की बात है, तो महादलित वर्ग के लोग अभी भी शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं हैं। उन लोगों को विशेष तौर पर, समाज के इन वर्गों पर विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत है कि उन्हें शिक्षा से जोड़ करके समाज के मुख्य धारा से जोड़ा जाए। हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। पार्टी आपको सिंबल देती है और जनता मौका देके अगर आपको भागलपुर का विधायक बनाती है, तो चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? हमारी सबसे पहली प्राथमिकता, जो मैंने अपने वक्तव्य में शुरू में कहा था, कि मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि भोलानाथ जो फ्लाईओवर है, सबसे पहले उसका निर्माण पूरा किया जाएगा, जो सबसे बड़ा मेरे आंख में हमेशा खटकता है। मैं जब भी गुजरता हूं, हमें हमेशा लगता है कि लोग बहुत नारकीय जिंदगी जी रहे हैं। भागलपुर की जनता से आप क्या अपील करेंगे? भागलपुर की जनता से हम अपील करेंगे कि जो आप पिछले बहुत दिनों से जो कर रहे हैं, भाजपा के डर से कांग्रेस को और कांग्रेस के डर से जो भाजपा को वोट देते आ रहे हैं, यह विकास की कोई रोड मैप उनके पास नहीं है। आपके पास एक नया विकल्प है। अगर आप चाहते हैं कि आपके समाज में आपके बच्चों को और आपके शहर को एक अच्छी व्यवस्था मिले, तो आपको व्यवस्था परिवर्तन करना। चलिए, डॉक्टर विकास कुमार पांडे जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत धन्यवाद।